मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ सब मुसलमानों के। आज आप सब खुश रहेंगे। मेरी हमेशा आप सुनते हैं ना, वो रो गया मर गया कट गया, नहीं, आज आपको खुश करना है। तुर्की में पिछले 3 हफ्ते या 2 हफ्ते से कुछ हिलजुल हो रही थी और कुछ बंकर्स का जिक्र हो रहा था। ये जो कतर में अटैक हुआ था, इसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट तुर्की के पास थी। इसराइल से अगर मुकाबला होता भी है तो वो क्या टर्की की सरजमीन से होगा या सीरिया से होगी? पहली चीज ये होगी, आप इंशाल्लाह देखेंगे अगर ये हुआ तो पहली चीज ये पेशंगोई है मेरी, इंशाल्लाह 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 तुर्की के जो जहाज हैं वो कोर्डन ऑफ कर लेंगे, ये समुद्री रास्ते से उसको कट ऑफ कर देंगे, ताकि अमेरिकन बेरी बेड़ा या कोई और मदद के लिए ना आ सके। कामरान भी इस टाइम पे इसराइल से जंग, अमेरिका से जंग नहीं है, तो कैसे सऊदी अरब, कतर या जितने भी ममालिक इकट्ठे होंगे, कैसे ये मुकाबला कर सकेंगे अमेरिका का? चार्ली कर्क को मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। कुछ चीजें इसमें ऐसी भी आ रही हैं कि शायद लोग ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें रोल है अली भाई। इसराइल इस साल में सिर्फ 6 मिडिल ईस्ट कंट्रीज के ऊपर अटैक कर चुका है। आगे प्लान क्या है? इस टाइम पे आ, कतर के साथ तमाम मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो हैं वो मिल गई हैं, मुलाकातें चल रही हैं। क्या कोई प्लानिंग होने जा रही है? क्या अब इसराइल को सबक सिखाया जाएगा? नेतन्याहू को लगाम दी जाएगी? अली भाई, आज मैं बहुत खुश बैठा हूँ। जुमे का दिन है, माशाल्लाह मुसलमान को खुश होना चाहिए। लेकिन मैं खुश इसलिए हूँ कि मैं आपको खुशी की खबर दे रहा हूँ, और ये खुशी की खबर अभी कहीं नहीं है, ये दबी हुई खबर है। कुछ दिनों में जैसे मेरी खबरें आती, कुछ दिनों के बाद आ जाएगी। अम, मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ सब मुसलमानों के। आज आप सब खुश रहेंगे। मेरी हमेशा आप सुनते हैं ना, वो रो गया मर गया कट गया, नहीं, आज आपको खुश करना है। इसलिए नहीं करना कि खुश करने का दिल चाह रहा है, इसलिए कि खबर खुशी की है। पहली बात तो शुरू करते हैं। एक समिट हो रहा है संडे को, इंशाल्लाह आई थिंक सैटरडे संडे को शुरू हो रहा है। अरब मुल्कों का एक समिट बुलाया है कतर में, इमरजेंसी समिट। इसमें तमाम अरब मुल्कों के सरबराहान, मुसलमान मुल्कों के, लेकिन अरब बिलखुसूस, बिलुमूम मुसलमान, उसमें लाए अमल तैयार होगा इसराइल के खिलाफ। ये एक खबर है। ये तो इंशाल्लाह ये तो पब्लिक है। अच्छा, अब कुछ अंदर की बात करते हैं। अली भाई, हुआ ये मैं कुछ कॉलर घुमा रहा था तो मैं एकदम खड़ा हुआ और मैंने कहा, क्या कह रहे हो? बोला, सही कह रहा हूँ। ये जो कतर में अटैक हुआ था, इसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट तुर्की के पास थी। समहाउ तुर्की और इजिप्ट ने, हाँ, हमास को ऑलरेडी खबर दे दी कि तुम्हारी टॉप ब्रास पे अटैक होने वाला है, लेकिन टर्की ने समहाउ, आई डोंट नो, टर्किश इंटेलिजेंस हेड्स ऑफ, कि उन्होंने खबर दे दी थी, और यही वजह है कि टॉप ब्रास वहाँ पे मौजूद नहीं थी। कोई भी निगोशिएटिंग टीम वहाँ इसलिए हिट नहीं हुई कि ऑलरेडी देवर मूव टू अ डिफरेंट प्लेस। नंबर एक। नंबर दो, टर्की ने बहुत पिस्ड ऑफ है तैयब अर्दोगान, यानी उसकी जो पूरी कैबिनेट है वो काफ़ी संगीन तौर पे इस मसले को ले रही थी। तुर्की में पिछले 3 हफ्ते या 2 हफ्ते से कुछ हिलजुल हो रही थी और कुछ बंकर्स का जिक्र हो रहा था। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया ज़्यादा, लेकिन जब ये खबर आई तो मैंने फिर पता किया। तो तुर्की ऑलरेडी जो है वो बंकर बिल्ड कर रहा है। मैंने कहा, ये बंकर बिल्ड कर रहा है, ये क्या बात हो रही है? पता चला कि जब इसराइल कतर पे अटैक करता, उससे पहले उसने एक प्लान किया था कि वो तुर्की में अटैक करेगा हमास के ऊपर। अच्छा, क्यों करेगा? क्योंकि हमास का सबसे बड़ा जो ऑफिस है आउटसाइड ऑफ फलस्तीन, आउटसाइड ऑफ गजा, वो है तुर्की के अंदर, इस्तांबुल में ऑफिस है, ऑफिशियल ऑफिस है वहाँ, और वो बिल्कुल ऑपरेशनल, खतरनाक हद तक ऑपरेशनल ऑफिस है उनका वो। इसराइल ने, नेतन्याहू ने प्लान ये किया था कि वो सिमल्टेनियसली कतर और इस्तांबुल पे अटैक करेगा, लेकिन उसके जो टॉप ब्रास है उसने उसका वार्न किया कि टर्की, एक तो टर्की है वो, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि वो एक ऐसा मुल्क है जो कि नेटो का मेंबर है। तो नेटो का एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 5 कहते हैं उसको। आर्टिकल नंबर 5 के तहत अगर आप किसी भी नेटो मुल्क पर अटैक करते हैं तो आप पूरे नेटो पे अटैक कर रहे हैं। कीप इन माइंड, कतर नेटो नहीं है कंट्री ना, ना ही इसराइल नेटो है, नॉन नेटो अलायंस कहलाते हैं ये। तो अगर ये वो गलती करता, वो आई विश कर देता वो ये गलती, तैयब उर्दुगान वहाँ से बिल्कुल तैयार बैठे हुए थे, हर तरह से तैयार बैठे हुए थे, और उन्होंने उसके बाद उन्होंने वार्न भी किया कि आ जाओ और आजमा लो, अगर आजमाना है, ये तुर्की है, ये कोई और मुल्क नहीं है, हमारी तारीख बहुत अलग है, एंड विल गिव यू लेसन। जहाँ तक एज वी स्पीक, अभी की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, और ये पिछले 48 घंटे की डेवलपमेंट है अली भाई। सीरिया
की जो सबसे बड़ी एयरफोर्स बेस है, जो कि पहले अमेरिका के पास थी, अंडर थी, पास नहीं थी बल्कि अंडर, उसको तैयब उर्दगान ने टेक ओवर कर लिया। नाउ ही इज ऑल्सो टोकन ओवर सीरिया। अब उसने बोल दिया कि अगर तुमने अब सीरिया पर कोई अटैक किया तो ये अटैक तुर्की पे कंसिडर किया जाएगा। नंबर दो, ना सिर्फ उसने एयरबेस, बल्कि एक और चीज उसने ये की कि वो अब सीरिया की मिलिट्री को बाकायदा तौर पे ट्रेन कर रहा है। अब आप सोचिए क्यों कर रहा है। जोग्राफिकल लोकेशन सबसे करीब गोलान हाइट, ये सारा पंगा हम उस पर वीडियो कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी गो बैक एंड सी इट, वेरी इंफॉर्मेटिव। अब ये पार्ट 2 समझ लीजिए आप उस वीडियो का। देखिए, आई सेड समथिंग गोना हैपन, राइट, दिस इज व्हाट हैपन। नाउ तुर्की कह रहा है कि मैं अब ट्रेन कर रहा हूं सीरियन आर्मी को। इसका मतलब कि सीरियन आर्मी के पास इक्विपमेंट भी टर्किश होगा और उनके पास बैकिंग और इंटेलिजेंस भी टर्किश होगी। इसका मतलब कि वो एक, ये समझ लीजिए कि एक बाउंड्री, यानी फर्स्ट प्रोटेक्टिव बाउंड्री, और अरब मुल्कों की सपोर्ट है उसको इस दफ़ा। वरना यार अरब अजम का मसला चलता है, मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ये कि एक है मामला, फ्रिक्शन चलती है। सो नाउ देर इज़ अ चेंज, अब दुनिया चेंज होगी। कतर के अटैक ने हर चीज़ को बहुत वाज़े तौर पे सामने ले आया। सो नाउ तैयब उर्दगान इज़ रेडी, और वो बंकर्स का काम जो है वो स्पीड हो गया वहां पे। अब वो बंकर्स रेडी कर रहा है, बोला अब जस्ट हम गोना गो फॉर इट। मुझे ये लगता है, और ये मेरा है, ये मेरी इतला नहीं है, कि ये जब संडे का जब समिट कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ खिचड़ी तैयब उर्दगान के साथ पक जाएगी कि आप, यानी फ्रंट लाइन जिसको लीड करेंगे वो तैयब उर्दगान करेंगे और तुर्की इसको लीड करेगा। क्योंकि कीप इन माइंड तुर्की नेटो मेंबर है। अब इसराइल कुछ भी करता है या ट्रम्प के कोई भी नापाक ख्याल है तो उसको ये ख्याल करना पड़ता है कि एंड ऑफ द डे नेटो इज नेटो, यू नो। तो यहाँ पर ये मामला है। मैंने कहा खुशी खबर पहले दे दूं मैं आपको। कामरान भी, अगर जंग होती है इसराइल से, अगर मुकाबला होता भी है, तो वो क्या टर्की की सरजमीन से होगा या सीरिया से होगी? नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये टर्की डायरेक्ट अटैक करेगा। एक तो टर्की की नेवी ऑलरेडी जो है अच्छा, एक और बता दूं, जो टर्किश आर्मी है वो दुनिया की 5वीं बड़ी आर्मी में से शुमार होता है उसका, ठीक है। ये बात बहुत, ये टेक्निकल बात है, जरा इनको सुन लीजिए, आपको बात समझ में आ जाएगी मेरी। मुझे पता है कहीं कहीं मुश्किल हो जाती है लोगों को, और मेरा कभी अंदाजा ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब उन्हीं को सिखा रहा हूँ जिनकी ज्योग्राफी बहुत अच्छी है। तुर्क इसराइल का जो ट्रेड राउट है, वो टर्की चाहे तो उसको इंटरसेप्ट कर सकता है। ये टर्किश के अपने इख्तियार में। टर्किश नेवी बहुत स्ट्रांग है। टर्किश नेवी वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट नेवी, 5वीं बड़ी आर्मी। और ट्रेड राउट यानी इकोनॉमी तो उसका, यानी सामान रास्ता तो काट ही देगा। इफ अगर अगर टर्की चाहे तो अब सीरिया के ऊपर कोई भी चीज ट्रेड राउट नहीं आ सकता, ये जहन में रखिए। अगर ये इब्तिदा हुई तो ये होगी तुर्की से ही अली भाई। इस दफा ये खुलेआम है, अब वो नहीं है, ये प्रॉक्सी नहीं होगी। अगर अब हुई जिस तरफ ये जा रहा है, यानी अगर, यानी इनफ इज इनफ। अब मुसलमानों की ये एक समझ लिए कि अब अल्लाह का शुक्र है कि हम जो भी दुआएं कर रहे थे कि कब ये इनका पैमाना लबरेज होगा, वो पैमाना लबरेज हो गया। नाउ वी आर देयर, नाउ वी आर एट द टर्निंग पॉइंट, नाउ वी द डिसीजन मेक। यानी हम लोग उस वक्त मार खा रहे थे, थप्पड़े लाते गूते पड़ी। नाउ वी हैड इनफ, नाउ तो ये बुर्दगान स्टैंड अप माशाल्लाह। अरब समिट गोना बी सम डिसीजन। अरब मुल्कों ने ये भी कह दिया है, सऊदी अरब से खासतौर पे खादम बिन शरीफान का ये कहा है कि हम अपनी सारी रिसोर्सेज जो है, सारी रिसोर्सेज जो हमारी नहीं, अब सारी रिसोर्सेज सऊदी अरब की माशाल्लाह, और वो जो है वो हम तुर्की के, सॉरी कतर के लिए हम उनके हक में इस्तेमाल करेंगे। उनके फायदे के जो भी चीज़ें उनके डिस्पोजल पे मौजूद हैं हमारे लिए। ये तो हो गया, एक पैगाम चला गया डोनाल्ड ट्रंप को भी, पूरी दुनिया को पैगाम चला गया। सबसे बड़ा पैगाम क्या है कि अब तुर्की जो वो स्टैंड अप हो गया, और जो तुर्की के जो एक वजीर हैं, उन्होंने बड़ा सख्त बयान दिया। उन्होंने उसको कुत्ता करके, हालांकि कभी ऐसी आप जुमले नहीं सुनते हैं, तो उन्होंने एक पर्सनल बयान उन्होंने इशू किया। उन्होंने कहा कि अगर चाहे तो कल हमारे ऊपर भी ट्राई कर लो, फिर देखो क्या होता है। तो ये इब्तिदा का मतलब ये अली भाई, अगर वो बंकर बनाना शुरू हो गए हैं और बंकर पे काम हो रहा है वहां पर, और उनकी जो है वो फोर्सेस मूव हो रही हैं, जिस तरह से फॉर्मेशन हो रही है, नेवी ऑलरेडी जो है वो हिलजुल कर रही है। वो हमेशा ये होता है कि जब आप कोई चीज़ अटेम्प्ट करते हैं या कोई अ, आप अपनी पहले नेवी को और फोर्सेस को जो है वो रिलोकेट करना शुरू कर देते हैं। तो दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन इन टर्की एज वी स्पीक। ये बिल्कुल आजकल के हालात की बात बता रहा हूँ आपको। सो अगर ये हुआ तो मेरा ख्याल तुर्की की सरजमीन पे तो कुछ नहीं होगा। ये अगर सोचिए, इमेजिन करें कि सिर्फ और सिर्फ, यानी आपको मैं ये बता रहा हूँ समझाने के लिए कि स्ट्रेटजी वाइज क्या होती है। अगर स्ट्रेटजी हो जो कि हर आदमी कर सकता है जिसको इन इन चीज़ों का इल्म है,
पहली चीज़ ये होगी, आप इंशाल्लाह देखेंगे अगर ये हुआ तो पहली चीज़ ये पेशन गोई है मेरी, इंशाल्लाह 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 तुर्की के जो जहाज़ हैं कोड ऑफ कर लेंगे, ये समुद्री रास्ते से उसको कट ऑफ कर देंगे, ताकि अमेरिकन बेरी बेड़ा या कोई और मदद के लिए ना आ सके। यानी यूरोप का अगर किसी को खुजली है, जो कि नहीं होना क्योंकि नेटो मेंबर, लेकिन फिर भी प्रोटेक्शन के लिए एक तो उसका ट्रेड राउट भी काट देगा, उसकी ट्रेड राउट काट गया, उसकी बरामदा तो बेड़ा गर्क हो गया। तुर्की यानी इसराइल रिलाय करता है बहुत ज़्यादा ओशन के ऊपर, पानी के ऊपर अपनी ट्रेड के लिए, वो कट जाएगा। और अगर अगर इट कम्स टू दैट, इंशाल्लाह इफ इट कम्स टू दैट, तो फिर तुर्की से जहाज उड़ेंगे और फिर आपको वाटर कलर दिखाई देगा दुनिया में, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और फिर इस मनहूस का मलून का खात्मा होगा। सीरियन एयरबेस पर टर्की का कंट्रोल है। क्या अहमद अल शर्रा टर्की का साथ देंगे या स्टैंड डाउन हो जाएंगे कि तैयब अर्दगान जैसे चाहे अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक मुकाबला कर सके? ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश है अली भाई। अहमद अल शरा ने जब वो बेस उन्होंने कब्जा नहीं किया अली भाई, दैट वाज बेस वाज गिवन टू हिम बाय अहमद अल शरा, तो कब्जा नहीं है वो। वो बेस जो है वो वाज गिवन टू हिम ऑन ऑन रिटर्न ऑफ, कि मैं तुम्हारी मिलिट्री को भी ट्रेन करूंगा, वेपन। ये सिर्फ और सिर्फ इसमें कोई तुर्की का इकोनॉमिकल फायदा नहीं, क्योंकि बहुत से मुल्क ये करते हैं, जैसे जैसे चाइना जब पाकिस्तान की हेल्प करता है तो उसके ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, कुछ उनके माली फवायद हैं हमारे साथ। ये वो मामला नहीं है, दिस इज ऑन प्योरली इस्लामिक बेसिस, मुसलमान और इस्लाम बेसिस पर है ये। सो लिहाजा दिस इज ओनली प्योर बेसिस ऑफ इस्लाम। तो ये जो सारा मामला है सीरिया के साथ, ये अहमद अल शरा, क्योंकि बेसर सामान आर्मी है, आर्मी तो है ही नहीं है, आप उनको नॉर्मल सिटीजन कह लीजिए, इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं है। तो जब बाकायदा तुर्किश और तुर्की आर्मी इज़ वेरी वेरी वेल ट्रेंड, वेरी डिसिप्लिन, वेरी वेरी गुड आर्मी, और जज्बे के साथ लड़ते हैं। तो जब ये मूव ऑन करेंगे तो उसके एवज वो बेस चाहिए, क्योंकि वो बेस अहमद शरा के अपने काम की नहीं, उनके पास एयरफोर्स मौजूद तो है नहीं ना कोई अपनी, तो वो उसके काम की वैसे भी नहीं है। लेकिन ये बेस जो है वो सीरिया की, जो ये जो बेस है, इसको बेस 5 कहते हैं, नंबर 5 बेस है ये, L5। ये वो बेस है अली भाई जो कि मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा, अगर आप ज्योग्राफी उठा के देख लें, मैं शायद मैप शेयर करूंगा आपके साथ, देखिएगा ज़रा इसकी लोकेशन। सो ये इसराइल के लिए बहुत बड़ा दर्दसर बन जाएगी, ये बेस इतनी करीब है। आप देखेंगे कि अगर ये दो तरफ से, तुर्की से, इस्तांबुल से या अंकारा से जहाज टेक ऑफ करता है, वो इट्स लॉट ईजियर टू डू इट विद सीरिया देन टू डू इट फ्रॉम तुर्की। कामरान भी इस टाइम पे इसराइल से जंग, अमेरिका से जंग नहीं है, तो कैसे सऊदी अरब, कतर या जितने भी ममालिक इकट्ठे होंगे कैसे ये मुकाबला कर सकेंगे अमेरिका का? दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, दिस इज व्हाट आई वांट यू टू आस्क। ओके, अब सुनिए होना क्या है। जो ट्रंप की जो कॉल गई है नेतन्याहू का, वाज नॉट अ प्लेजेंट कॉल। जाहिर बात है वो पूरा स्क्रिप्ट सामने नहीं आया है, सो नोबडी नोज एफ नाउ, बट जो जो बाखबर जराए हैं, जो कुछ न्यूज़ चैनल ने ब्रेक किया है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, उसने उसको कुछ इस तरह से कहा है कि पोर्ट्रे किया है कि इट वाज नॉट अ हैप्पी कॉल। नहीं होता ना ट्रंप, हा हा ही, ताल्लुकात इनके अच्छे बुरे ही तो चलते हैं, लेकिन एक ये कवर होता है अली भाई। इसको समझने के लिए बिल्कुल इस बात को अच्छी तरह, यानी अगर समझाना मकसूद है, तो ट्रंप को आइडिया हो गया कि प्रेशर बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। मैंने अपनी पहली वाली, जो इससे पहले हमने वीडियो की थी, उसमें मैंने आपको बताया था ये बात कि ट्रंप गोना से इनफ इज इनफ। उसके इनफ इज इनफ के टेम्परेचर को हाई करने के लिए ये जो मूव है तुर्की का, देखिए, ट्रंप को अपनी इकोनॉमी बहुत प्यारी है, उसको अपनी इकोनॉमी को दांव पे नहीं लगाना। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग रहे। बिसाइड, आई मीन, ये तो जो वॉर है, ये तो उसका गेम है ना, आई मीन दैट्स व्हाट ही प्लेज। वो हमेशा एक प्रॉक्सी आगे करता है या कोई बच्चों को आगे करता है। सो इसको समझने के लिए, अगर मिडल ईस्ट से प्रेशर आ गया, अब मिडल उसने बाकायदा दोहा पे जो अटैक किया, पूरी अरब समेत आ रही है, दे गोना रेजोल्यूशन अगेंस्ट, जाहिर बात है देयर इज सम बैकडोर फोन्स कॉल होंगी कि यू नो व्हाट आर यू डूइंग, यानी हमारे साथ तुम एलआई भी प्ले कर रहे हो और उसके साथ जो है वो ये भी हो रहा है हमारे साथ। तो ट्रंप के पास चॉइस नहीं है, यानी ट्रंप ट्रंप फर्द वाहिद नहीं है अली भाई, देयर इज अ थिंग कॉल्ड कांग्रेस। हालांकि वो ज़्यादातर फैसले कांग्रेस के बगैर करता है, लेकिन कीप इन माइंड इसमें दो बड़े, बहुत बड़े एस्पेक्ट हैं। एक तो ये कांग्रेस, दूसरा सीआईए। उन दोनों को ये बात का आइडिया है कि ये रेजिस्टेंस अगर इस तरह से होती है, तुर्की की तरफ से होती है और अरब वर्ल्ड दोनों तरफ से हो जाती है, और ये सब पूरी दुनिया इस्लाम अगर मिल जाती है, अमेरिका इज नथिंग। आप क्या समझ रहे हैं? अमेरिका, अमेरिका उस वक्त तक स्ट्रांग है जब तक हम टूटे बिखरे हुए हैं। अब इस वक्त अगर जब जिस तरह दुनिया यूनाइट हो गई है, सुमित हो रहा है, तुर्की रेडी टू गो है, आई मीन ही इज रेडी टू गो, कोई अमेरिका कुछ नहीं कर सकता। क्यों? उसकी ट्रेड पार्टनर्स जितने इस्लामी मुल्क ट्रेडिंग है,
वो नहीं अफोर्ड कर सकता इसको ब्रेक करना। और उसके बाद इतनी हीट पूरी दुनिया से। कीप इन माइंड, अंदर मुसलमानों की तादाद कितनी है अमेरिका के अंदर? कोई नंबर पता है आपको? उसका आइडिया है कितनी पॉपुलेशन मुसलमानों की? सिर्फ पाकिस्तानी तो बहुत कम तादाद में है। देर इज़ लेबनीज, देर इज़ फ़लस्तीनियन, बहुत बड़ी तादाद में इजिप्शियन वहाँ पर मौजूद हैं। स्टूडेंट्स पूरी दुनिया मिडल ईस्ट से आते हैं वहाँ पे। सो यू CIA को ये भी चीज़ देखनी पड़ती है जब आप कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं कि हमारे अंदर मुसलमानों की कितनी बड़ी तादाद मौजूद। जब आप सोचिए, जब ये अलकायदा वाला मामला हुआ था वहाँ, तो अंदर से कितने लोन वुल्फ अटैक हो रहे थे, क्या कुछ मसाइल हो रहे थे। अभी ये जो कर्क है, अभी चार्ली कर्क का जो मामला हुआ, आपने देखा होगा चार्ली कर्क को। चार्ली कर्क ये वो आदमी है जिसने इसराइल फ़लस्तीन के बच्चों का मजाक उड़ाया था। उनको मेल न्यूरिश्ड बच्चों को उसने मजाक उड़ाया और कहा कि ये ड्रामा कर रहे हैं भूख से, और ये उनको चैनलाइज कर रहे हैं। उसको कत्ल कर दिया गया। चार्ली कर्क इज रश लिम्बो, ये दो बड़े नाम हैं अमेरिकन मीडिया के अंदर, चार्ली कर्क और रश लिम्बो, टू द बिगेस्ट नेम। चार्ली कर्क को मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी भी आ रही हैं कि शायद लोग ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें तुर्की का कुछ रोल है अली भाई। इन्वेस्टिगेशन जो है वो लीनिंग टुवर्ड सम तुर्कों की तरफ जा रही है कुछ। उसने मजाक उड़ाया फ़लस्तीनियों का, उसने मजाक उड़ाया फ़लस्तीनी के बच्चों का, उसने मजाक उड़ाया बार बार फ़लस्तीन का, उसने बार बार मजाक उड़ाया गजा के मरने वाले बच्चों का। अब आप देखिए ना, ये ओवरनाइट हो गया, इतनी बड़ी सिक्योरिटी, वो कोई अकेला नहीं जा रहा था, ही हैड सिक्योरिटी टीम विद हिम, समहाउ दे न्यू। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट के साथ हुआ, ये ऐसा नहीं हो कि कोई लोन वुल्फ आदमी है उसने गोली मार दी। दे न्यू एग्जैक्टली विच पॉइंट, कहाँ किस पॉइंट पे कहाँ से जाएगा। उनके पास पहले से रिपोर्ट्स मौजूद थी, और वो जहाँ पे वो बिल्कुल वॉलरेबल था वहाँ पे उसको हिट किया उन्होंने। एंड दिस इज अ वेरी स्केरी थिंग फॉर अमेरिका। यानी ऐसा कभी सुनने में तो नहीं आया कि अमेरिकन को ये सारे बकवास करते हैं फॉक्स न्यूज़ वाले हैं, अब उनके मुंह को लगाम पड़ जानी है सबको, सबकी माँ मरना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये मौत की आंखों में आंखें देखने वाले लोग नहीं, ये जबानी कलमी मीडिया वाले लोग हैं। अब जॉन कर्क के बाद जो मामला हुआ है, इट्स गॉन अप पुट अ वेरी बिग फियर फैक्टर। जो लोग इसराइल लॉबी के जो वहाँ काम कर रहे थे, उनके लिए बहुत बहुत डर और खौफ की बात हो जाएगी, क्योंकि अगर कोई दूसरा मुल्क इंटेलिजेंस फराहम कर रहा है और उसके बाद कोई इन्वॉल्वमेंट, इट्स अ वेरी स्केरी थिंग। तमाम अरब दुनिया एक हो गई है इसराइल के अगेंस्ट। रिसेंटली हमने अल्हम्दुलिल्लाह। देखा था ईरान पर जब जंग मुसल्लत की गई, तो जो जॉर्डन था वो अमेरिका और इसराइल के साथ था मुबैना तौर पे। क्या अब जब टर्किया और शाम और सऊदी अरब ये सारे एक हो जाएंगे, तो क्या इस तरह के छोटे छोटे जो हैं, जो प्रॉक्सी हैं किसी की, वो क्या साथ देंगे अरब दुनिया का? अली भाई, अरबों में एक बहुत अच्छी बात यह है कि ज़बान पहले होती है उनकी। ये एक सराहने वाली बात है कि जब वो इकट्ठे होते हैं तो फिर वो ज़बान पे इकट्ठे होते हैं, तो उसके बाद कोई और मफादात जो हैं वो पीछे रख दिए जाते हैं, वो फिर नुकसान और मफाद नहीं देखते। प्रेज टू दिस, ये चीज़ प्रेज करने वाली है। तो कोई भी मुल्क जिसकी कोई भी मुफाहमत या कोई भी डील या कोई भी ऐसी चीज़ है, लेकिन इस समिट के बाद और इस हमले के बाद, अगर वो मुसलमान मुल्क है, और वो चाहे चाहे वहाँ नाम का इस्लाम है, यानी ऐसे भी मुल्क हैं जहाँ सिर्फ नाम का इस्लाम, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वी टॉकिंग अबाउट द कंट्री। वो मुल्क जो है वो अब ये अब एक मामला है अली भाई, जस्ट टू एक्सप्लेन क्लियरली, इधर यू विद अस और यू विदाउट अस, इधर यू विद अस और यू नॉट विद अस। या तो आप इस्लाम के साथ हैं या आप कुफर के साथ हैं। अब ये इस्लाम और कुफर की बात है, अब ना फॉरगेट अमेरिका, फॉरगेट इस, अब ये सब चीजें, अब इस्लाम और कुफर की बात होकर ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां इसको आना ही था। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अजीब सी लगेगी आप लोगों को। हमास ने जब ये हमला किया था, आपके ख्याल में उन्होंने क्यों किया था ये हमला? इसलिए किया था कि वो लड़ सकते थे या स्टैंड कर सकते? नहीं, उनको ये बहुत बहुत अच्छी तरह पता थी कि हम इस हमले को स्टैंड नहीं कर सकते, इसका रिटेलिएशन होगा। लेकिन इस हमले को करने के बाद जो उन्होंने इसराइल पे किया, और जो उसका, उनको एक ही चीज़ थी कि हमारे रोज़ रोज़ मरने से एक दिन मर जाना बेहतर है। और उनको इस बात का यकीन था कि दुनिया इस्लाम एक दिन इकट्ठी हो जाएगी। वो लोग इतना लंबा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो थोड़ा जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऑफ कोर्स ईरान वाज बैकिंग पे था उस वक्त बहुत ज़्यादा, अपने ईरान के अपने हालात आजकल डामाडोल हैं थोड़े से, लेकिन वो ये समझ रहे थे कि इट्स गोना बी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम मुस्लिम वर्ल्ड, जो कि नहीं हुआ, थोड़ा डिले हुआ, लेकिन फाइनली वी आर देयर। सो जो हमास चाह रही थी वो समझ लें कि अब हो गया। और नेतन्याहू की, ये कह लीजिए कि ये, अगर मैं कहूँ कि गलतियां तो उसने बहुत की हैं, लेकिन
एक आदमी जब एक बिगड़ा हुआ बच्चा होता है किसी माँ बाप का, उसकी वो जो माँ बाप है ना, वो कई गलतियों को नज़रअंदाज कर देते, तो इस तरह से नेतन्याहू की कई गलतियों को नज़रअंदाज किया जा रहा था। लेकिन एक गलती ऐसी होती है, माँ बाप बोलते हैं ना 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 बाबा, अब तू जा, अब तेरा काम खत्म, अब हमारे साथ नहीं है। सो ये वो गलती है उसकी जिस पे लग रहा है 99.9%, मैं वो सूख से कह सकता हूँ 99.9%, unless something 1% happen, I don't know, things gonna change for everybody now. जंग स्टार्ट कब होगी? एक और शो करना है, हम लोग करेंगे ये शो इंशाल्लाह संडे इवनिंग को रिकॉर्ड करेंगे सुमित के बाद। आई हैड टू गेट some things out of it. मंडे को आई गोटा मेक had a call from in Turkey इंशाल्लाह। तो ये दो चीज़ें हम लोग कर लेते हैं। सो इधर वी रिकॉर्ड मंडे मॉर्निंग या मंडे इवनिंग हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, एंड आई हैव अ बेटर पिक्चर। सो आई एम नॉट गोना बी एबल टू गिव यू एग्जैक्ट नंबर, बट आई विल गिव यू अ रफ आइडिया कि वी आर वी हेडिंग नाउ इंशाल्लाह। इसराइल का मुकाबला जब होता है पूरे मिडिल ईस्ट के साथ, तो जो वॉर कैपेसिटी है या मिलिट्री स्ट्रेंथ है, वो क्या होगी? टॉप पर कौन कौन सी कंट्री है मिडिल ईस्ट की जो मुकाबला करेगी और भगाएगी? अली भाई, टर्की इज इनफ, आएंगी मिडल ईस्ट, आप जाहिर पर सपोर्ट पूरी दुनिया की होगी। अब इमेजिन करें, हर मिडल ईस्टर्न कंट्री की अपनी इंटेलिजेंस है, ठीक है, ये सबसे बड़ी वॉर में जो आपका इसराइल के साथ खासतौर पर जब जंग होती है ऐसे मुल्क के साथ होती है, सो यू हैव टू वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस। अब आप सोचिए एक मुल्क तुर्की की इंटेलिजेंस इज अमेजिंग। मैं डील कर चुका हूँ ना भाई, तो भुगत चुका हूँ, डील नहीं करते का भुगत चुका हूँ, उनको तो मैं भुगत चुका हूँ। आप इमेजिन करें सारी मिडिल ईस्ट कंट्रीज और तुर्किश इंटेलिजेंस जब एक साथ, इजिप्ट, डोंट 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 फॉरगेट अबाउट इजिप्ट, इजिप्ट पड़ोस में बैठा हुआ वहां भी, और इजिप्ट पहले टेस्ट ले चुका है ऑफ दिस एडवेंचर, तो इजिप्ट हैव अ वेरी गुड आइडिया। जब ये इकट्ठे हो जाएंगे, सो दो कंट्रियां प्ले नंबर वन रोल करेंगी, टर्की एंड इजिप्ट, ये दोनों पड़ोसी हैं। सीरिया से जहाज उड़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आप जो जो बड़ी आर्मी देखेंगे, वो जो मूव होगी जिससे दुनिया का दिल हिल जाएगा, वो इंशाल्लाह तुर्किश आर्मी और इजिप्ट आर्मी, वो दो आर्मी ऐसी होंगी कि जब वो मूव करना शुरू करेंगी बॉर्डर की तरफ, तो बड़े दिल हिला देने वाले मनाजिर होंगे वो बहुत से लोगों के लिए। मैं कहने वाला था, मैं खामोश हो गया कुछ। वेल, आई होल्ड दिस थॉट फॉर मंडे। आई डिडंट वांट टू से इट नाउ। मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट जा ही नहीं रही अली भाई, सॉरी, आप देख रहे हैं मेरे दांत ही नहीं बंद हो रहे हैं, सॉरी यार, ये ऐसे ही रहेगा आज, क्योंकि आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दिस। तमाम मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो हैं वो मुकाबला करने के लिए तैयार हो गई हैं, और अब मुकाबला होगा, इसराइल का लगाम डाली जाएगी नेतन्याहू को। क्या पाकिस्तान जो है वो इस जंग में साथ देगा इसराइल के खिलाफ? जबानी जरूर देगा, हाँ, ज़बानी ज़रूर देगा, प्रैक्टिकली नहीं देगा। अमेरिकन इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में इतना ज़्यादा है कि वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू इट। हमारी इकॉनमी पाकिस्तान की इतनी अच्छी नहीं है। ज़बानी कलामी ज़रूर होगा कुछ, लेकिन ये कि जैसे ऐसे पाकिस्तान डोंट काउंट मच इन इंटरनेशनल। अब आप लोगों को बुरी लगेगी ये बात, बट आई विल से इट हाउ इट इज़। वही बात है, मैं खुश करने बैठता नहीं हूँ किसी को। जो बात आपने सवाल किया, मुझे पूरी ऑनेस्टी से उसका जवाब देना होता है। तो अली भाई, पाकिस्तान एज सच पोजीशन नहीं है आजकल। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात इतने ख़राब चल रहे हैं, इकॉनमी इतनी ख़राब चल रही है, और दूसरे मसाइल इतने हैं कि पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड टू डू इट। ज़बानी कलामी तो अभी शहबाज शरीफ ने दे दिया ना बयान, तो ज़बानी कलामी तो हो गया, हम साथ हैं, चलो चलो, वो इतना ही रहेगा। आई डोंट थिंक दे एट दिस पॉइंट, आई मीन, क्योंकि तुर्की और इजिप्ट है ना, अगर तुर्की और इजिप्ट ना होते और खाली मिडल ईस्ट समिट होता, यानी ये सारा मिडल ईस्ट, तो वो पाकिस्तान वुड हैव बीन अ बिगर पार्टनर। पाकिस्तान इज न्यूक्लियर पावर है, नो डाउट अबाउट इट, और वो ज़रूर एक सैफ है। लेकिन अगर तुर्की ना होता इन दिस पिक्चर और इजिप्ट ना होता, तो देन वुड बीन पाकिस्तान। लेकिन चूंकि तुर्की इज लॉट बिगर हर तरह से, तो दे, लेट्स से बिग बॉय विल हैंडल द बिग स्टफ नाउ, दे आर देयर टू हैंडल इट। हिजबुल्लाह, हमास और हूतीस, क्या वो इस जंग में हिस्सा बनेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ईरान का कोई भी प्रॉक्सी इसमें शामिल होगी, आई डोंट थिंक सो। अभी तक खामोशी है उनकी तरफ से हर मामलात के अंदर, और वो मेरा नहीं ख्याल कि, एक तो कीप इन माइंड, हुतियों की तरफ से जो रेड सी में मामला चल रहा है वो तो चलता रहेगा, लेकिन आई डोंट थिंक उसकी ज़रूरत पड़ेगी। शायद हुतियों की तरफ से कुछ रेड सी में कुछ हिलजुल हो, क्योंकि उनका एक बदला बाकी है, उनका जो एक उधार बाकी, जो कि उनके उनकी कैबिनेट पे जो हमला हुआ, उनके जो प्राइम मिनिस्टर को जो हुती उनको उनको मारा गया।
तो वो एक मामला बाकी है, दैट्स द ओनली वन पेंडिंग फ्रॉम हूती। तो हूती जो है वो अपना एक एक चल रहे हैं। लेकिन अगर आप कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं तो देखिए अली भाई, कीप इन माइंड कि नाउ वी टॉकिंग अबाउट ये जो प्रॉक्सीज हैं, यानी जो ईरानी प्रॉक्सीज हैं, जैसे चाहे वो हूतीज हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह है, ये जितनी भी हैं, ये डिक्लेयर ऑर्गेनाइजेशन वाइज तो है ना, मतलब इनका एक ऑर्गेनाइजेशन डिस्प्यूट भी है और एक इनकी शक्ल है। तो इनको सियासी तौर पे अगर आप देखें तो इनको शामिल करने का फायदा इसलिए नहीं है कि फिर बोलेंगे ओ अच्छा ये दहशतगर्दों का साथ दे रहा है। अब मुल्कों की बात है, अब इस्लाम की बात हो रही है। नाउ वी नॉट टॉकिंग अबाउट दहशतगर्दी दिस वन, क्योंकि आप इन लोगों को इतनी अकल है, मिडल ईस्ट में और तुर्क को इतनी अकल है कि किसी तरह से अपना जो इमेज है उसको, क्योंकि इमेज का भी मामला होता है, आपको पॉजिटिव ही रखना है उसको, कहीं करना है। देखो इन्होंने अब आपके पास एक स्टैंड पॉइंट आ गया तुर्की सब, तुर्की भी ये नहीं देखें, तुर्की ये कह रहा है कि हम जो है वो हमास का ऑफिस हमने मीडिएशन के लिए रखा हुआ है ना, हमको यहाँ से कार्रवाइयाँ तो नहीं करवाते। सेम थिंग कोई ये कह सकता है कि कतर के अंदर जो ऑफिस है वो किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? नहीं, वो कंप्लीटली मीडिएशन के लिए इस्तेमाल होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है, एडमिनिस्ट्रेशन मीडिएशन के लिए। तो पूरी दुनिया का स्टैंड इस वक्त ये है कि एक ऑफिस जो कि मीडिएशन के लिए इस्तेमाल होता है, आपने उसको, एक कंट्री जो मीडिएट करती है उसका काम सिर्फ और सिर्फ मीडिएट करवाना है, उसने कई मुल्कों की मीडिएशन कराई है। कॉन्गो तक में मामला जो है उन्होंने बेचारों ने हैंडल किया है, और वो दे गो आउट ऑफ देयर वे टू डू इट। तो आपने उस पे हमला किया जो जारहाना अमल नहीं करता बल्कि मीडिएशन करता है, तो उसको बुनियाद बना के अब मामला जो पूरी दुनिया जो है उसके पास एक सॉफ्ट कॉर्नर लेके आप खड़े हो रहे हैं कि देखो इतने हद तक इसने गजा में किया, हम खामोश रहे, इस तक इसने इनके मुसलमानों की इतनी, हम खामोश रहे, वी डिडंट टेक अ पार्ट। नाउ इज अटैकिंग अ कंट्री हु इज नेगोशिएटिंग एंड मीडिएटिंग अ डील। सो नाउ वी हैव टू टेक अ स्टैंड। सो ये स्टैंड इज द बेस्ट स्टैंड अली भाई, दुनिया के लिए भी इट्स अ वेरी गुड कवर। ऑल्दो यू कैन से दैट, बट प्रॉक्सीज को यूज कर सकना है, और ये उसकी जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट, इसको कहते हैं इंग्लिश में एक वर्ड है ओवरकिल करना। सो यू डोंट वांट ओवरकिल। आपके पास टारगेट है, यानी अली भाई इसराइल को इतना बड़ा फितना है नहीं। यानी अगर आप देखें ना तो अमेरिका इज इसराइल एंड इसराइल इज अमेरिका। तो अगर इन मामलात के बाद अगर अमेरिका हिमायत छोड़ देता है, और हिमायत छोड़ सिर्फ खामोश हो जाता है, इसराइल इटसेल्फ उसके पास कुछ भी नहीं है, ये चंद जहाज़ों और ये छोटी नेवी को लेके ही कैन नॉट सस्टेन अ डैम फाइट। क्या करेगा वो? कितने, अच्छा चले वो न्यूक्लियर पावर है, कितने मुल्कों पर न्यूक्लियर अटैक करेगा? क्या सब पे करेगा? उसके पास इतना आर्सेनल है? नहीं है उसके पास इतना आर्सेनल। वो ऑल ऑनेस्टी, अगर ये तुर्की वर्सेस इसराइल भी है ना, खाली सिर्फ दो मुल्क, तुर्की, तुर्की वर्सेस इसराइल भी है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि सिर्फ ये, मतलब दुनिया में बहुत बड़े गधे का बच्चा भी जो है ना, वो भी ये बात जानता है कि इसराइल के पास इतनी ताकत नहीं कि सिर्फ तुर्कों से लड़। फॉरगेट ऑल, जो जितने लोग इन्वॉल्व हैं आप उन सबको निकाल दें, तुर्की में बाय इटसेल्फ इतनी ताकत नहीं कि वो सिर्फ इजिप्ट से डील कर सके। अगर ये दो मुल्क जो है ना, ये बड़े, अली भाई, बड़े हाथी हैं ये। यू कैन, आप एक ही से नहीं कर सकते, दो तो बाकी आप जो नंबर ऑफ कंट्रीज हैं पीछे, उनकी फाइनेंशियल गेन, फाइनेंशियल बैकअप, इंटेलिजेंस गैदरिंग, ऑल दैट, यू टॉकिंग अबाउट, उसको कहते हैं परफेक्ट स्टॉर्म। जब एक तो परफेक्ट स्टॉर्म का लफ्ज वजाहत कर दूं होता क्या है, समंदरों में ये लव टर्म इस्तेमाल कहता है परफेक्ट स्टॉर्म, मतलब ये होता है कि हरिकेन आ रहा होता है समुद्र में ना, एक तरफ हरिकेन आता है, दो तरफ हरिकेन आ रहा है, दो तरफ मुल्कों में। तो जब वो गर्म पानी होता है तो ये दोनों हरिकेन मिलते हैं, जब ये मिलते हैं तो उसको परफेक्ट स्टॉर्म कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि वो इतना हो जाता है कि पानी दोनों तरफ से उछल के आ रहा होता है। अब बीन इन स्टॉर्म, सो परफेक्ट स्टॉर्म इज अ वेरी डिफरेंट मीनिंग। फिर जो उसकी हाइट होती है वो 60 फुट और 80 फुट वेव होती हैं, उससे कोई नहीं बच सकता। सो दिस इज अ परफेक्ट स्टॉर्म। ये दो हरिकेन नहीं आ रहे हैं, ये पूरी दुनिया से हरिकेन चल रहे हैं, अब ये इसराइल के चारों तरफ खड़े हैं। कामरान भाई, टर्की के टारगेट्स क्या होंगे इसराइल के अंदर? सिविलियन पे तो अटैक नहीं करेगा टर्की, वो इसराइल नहीं है। नहीं नहीं नहीं, डेफिनेटली नहीं करेगा। तैयब अर्दोगान जो है वो बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त इंसान है। कभी अगर आपने किसी ने उनकी तिलावत सुननी हो ना, तो जाके गूगल करके उनकी तिलावत सुन लेगा, आपको अंदाजा हो जाएगा उनके ईमान का। उनकी तिलावत दिला देती है इंसान को, बड़ा दिल से कुरान पढ़ते हैं। पहला टारगेट अली भाई, इसमें तेल अवीव ही होगा, उसमें 100%। और ये लोग बहुत कैलकुलेट करेंगे, ये करेंगे, मुसाद का हेडक्वार्टर करेंगे, मुसाद हेडक्वार्टर इज गोना वाइप आउट। मुसाद का हेडक्वार्टर वाइप आउट हो गया, फिर जो है फोर्सेस, इनके एक दो और इंटेलिजेंस बेसिस हैं, वो जाएंगी, और यरूशलेम को अवॉइड करते हैं, क्योंकि वहाँ पर यू नो करते हुए कोई भी मुसलमान घबराता है। लेकिन मेरे नज़दीक, जो मैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ, इसराइल इज़ तल अबीब, तल अबीब इज़ इसराइल। अगर तल अबीब लेवल हो गया तो इट्स गॉन, इज गोना बी नथिंग लेफ्ट देयर।
आप देखेंगे नेतन्याहू भाग रहा होगा कहीं ना कहीं, बंकर में नहीं जाएगा ये, इज गोना लीव आउटसाइड समवेयर, प्रॉब्ली शायद अमेरिका जाकर पनाह ले ली है। ही इज नॉट गोना बी एबल टू डू इट, क्योंकि अंदर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। अभी ये 2 दफा ऐसा हुआ है कि दे ऑलमोस्ट वाज ऑन वर्ज ऑफ सिविल वॉर, इसराइल वर्ज ऑफ सिविल वॉर। लोगों ने अंदर से जो, अगर ये एक हमला किसी कंट्री ने कर दिया, अगर एक अटैक भी हो गया तुर्की की तरफ से, तो लोग जो हैं, देखिए कीप इन माइंड, यहूदी जो है ना वो बहुत आराम पसंद, ये वो यहूदी नहीं है, ये कोई मिडल ईस्टर्न लोग नहीं है। ये मोस्टली जो माइग्रेशन हुई थी इसराइल की, ये बहुत से लोग शायद नहीं जानते, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये मेंटेलिटी आपको माइंड से पता चल जाए। ये जो माइग्रेशन है ये अमेरिका और यूरोप में जर्मनी, ये 2 बड़ी माइग्रेशन हुई थी जिससे इसराइल की तरफ लोग माइग्रेट हुए। सो ये यूरोपियन और अमेरिकन, इनको छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, यहूदी होना इनका, इनकी, या आप सोच लें कि क्या अमेरिकन और यहूदी का, अमेरिकन और जर्मन का, आप जो है वो खाना पानी बंद कर दें, उनकी पार्टियां बंद कर दें, उनको घरों में बंद कर दें थोड़े दिन के लिए, फिर वो भागना शुरू हो जाते हैं बावलों की तरह। ऑल्दो दे आर यहूदी, लेकिन फर्स्ट दे आर अमेरिकन एंड जर्मन। सो वो माइंडसेट उनका, यहूदी तो बहुत बाद में है, पर वो आराम तलब और आसान तलब लोग हैं। सो दे कैन नॉट स्टैंड द हीट। ये हमारे वाले लोग नहीं है कि सहरा में रह के खजूर खा के दूध पी लेंगे और लड़ लेंगे। दे डोंट हैव इट, उनको क्वेश्चन चाहिए होता है। कामरान भी, अगर बात की जाए ये जो अभी हमला कर दिया है इसराइल ने कतर में, तो इससे अमेरिका को कितना नुकसान हुआ है? अमेरिका को इटसेल्फ ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ ये कि उसको कुछ हीट पड़ी है मिडल ईस्ट से। अब उसको नुकसान का अंदाज़ा, ये देखें, थोड़ा डिले होगा ये समिट के बाद, उसको जब आइडिया होगा, अगर कोई ट्रेड व्रेड रुक गई, जो कि एज ऑफ नाउ देयर इज नो सच थिंग, तो कहना कबल अज वक्त है। सो उसके अमेरिका के पास सिर्फ 2 चॉइस हैं, या तो अपनी इकॉनमी और अपने मुल्क को बर्बाद कर ले, विच गोना हैपन, अंदर से रेजिस्टेंस शुरू हो जाएगी। पहले जो मुजाहरे हो रहे हैं वो गोरे और काले और स्पेनिश कर रहे हैं ना, अभी तो मुसलमान तो हैं ही उसमें, लेकिन बहुत बड़ी तादाद जो है अंदर मुजाहरे जो अमेरिका में हो रहे हैं। सो ना सिर्फ मुसलमानों में, एक तुर्की का एक बहुत बड़ा फैक्शन जो है वहाँ पर, तुर्किश स्टूडेंट भी मौजूद हैं। अ, बहुत काम लोग नहीं होते ये तुर्क, जब ये लड़ने पे आते हैं तो ये फिर अंदर भी लड़ते हैं, बाहर भी लड़ते हैं, डोंट केयर। स्पेशली अगर आपका आपके मुल्क के ऊपर, तुर्किश से ज़्यादा पेट्रियट कोई नहीं होता। तो पेट्रियोटिज्म, जब अगर तुर्की से अमेरिका ने जो है वो बैक डाउन ना हुआ, विच आई डोंट थिंक इज गोना हैपन, वो बैक डाउन होगा। अगर नहीं हुआ, डोनाल्ड ट्रंप इतना उल्लू का पट्टा नहीं है, लेकिन इतना उल्लू का पट्टा नहीं है कि वो इस तरह खड़ा हो जाए और लड़ने खड़ा हो जाए तुर्की के साथ, या और पूरे मिडल ईस्ट के साथ। इट्स नॉट पॉसिबल, वो मुसलमानों से पूरे पूरे तौर पे खुल के जंग नहीं कर सकता। सो इट्स गोना बैक डाउन ऑफ इट, सो कहना कबल वक्त है, लेकिन आई डोंट थिंक सो। अली भाई, मैं नहीं देखता अमेरिका को इसमें इन्वॉल्व होता, आई डोंट थिंक सो, आई सीरियसली डाउट। लास्ट सवाल आपसे, क्या रशिया और नॉर्थ कोरिया क्या साथ देंगे इसराइल के और अमेरिका के अगेंस्ट? अगर अमेरिका खड़ा हुआ तो इसराइल इज ऑन स्टैंड बाय, लेकिन चाइना ऑलरेडी इन्वॉल्व है। चाइना और तुर्की की बहुत अच्छी पार्टनरशिप है। सो एज वी स्पीक, जो ये सारे मामलात हो रहे हैं इसमें देर सम इन्वॉल्वमेंट ऑफ चाइना। लेकिन लेट्स लीव दिस वन फॉर द नेक्स्ट वन, क्योंकि मैं, ये ज़ाया हो जाएगा, ये जवाब ज़ाया हो जाएगा। ये बहुत अच्छा सवाल है, मैं नहीं चाह रहा उसको ज़ाया कर दूँ। तो जो चाइना का इन्वॉल्वमेंट है तुर्की के साथ, वो विल डू इन अ सेकंड वन, जब हम करेंगे इंशाल्लाह इसको मंडे को, जब हम रिकॉर्ड करेंगे। सो विल कम विद कि चाइना टर्की नेक्सस क्या है। सो अगर आप कहते हैं ना चाइना, तो दैट्स ऑटोमेटिकली मीन रशिया और नॉर्थ कोरिया। सो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है मामला। सो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि अगर अमेरिका अपनी हट धर्मी पे कायम रहा, सो इज गोना बी 2 बड़े यहाँ वाले हाथी, चाइना, रशिया, उसको फेस करने पड़ेंगे, इन इन्वॉल्व इंक्लूडिंग तमाम मिडल ईस्ट, तुर्किया, इजिप्ट। डोंट फॉरगेट, 3 मुल्क अफ्रीका के मत भूलिए, मैं आपको गिनवा देता हूँ। मोरक्को, तुनीजिया, अल्जेरिया, उसको अरबी ज़बान में कहते हैं मगरब, मगरब। डोंट फॉरगेट दैट, दे आर देयर। खामोश हैं लेकिन लड़े हुए हैं, उन्होंने फ्रेंच से पहले लड़ चुके हैं, वो दे नो व्हाट टू डू। इट्स गोना बी फन इंशाल्लाह। कामरान भी, लोगों ने आपसे 9/11 जो सोच डिजिटल पे हमारे एक पॉडकास्ट लगा, सिर्फ अभी पार्ट 1, पार्ट 2 हफ्ते की शाम 8 बजे अपलोड होगा, वो भी लोग देखें। लेकिन उस पे लोगों के बहुत से आपसे सवाल हैं, तो एक लाइव सेशन क्यों ना प्लान करें हम जल्द? अली भाई, मैं यही चाह रहा था कि आप पोल कर लें, अनाउंस कर दीजिए
पोल कर लें, फिर आप एक डेट सेट कर लें, फिर आप हम लाइव क्वेश्चन आंसर करते हैं, वी विल डू इट ऑन सोच पे करते हैं। और अब आपके सवाल बराह रास्त, कोई काटम पीटी नहीं, आप कीजिए, आप आइए, आप सवाल कीजिए, टेक माई आंसर एंड आई लेट यू डू काउंटर। ऐसा नहीं है कि मैं जवाब दे के वो दुप्पल वाला काम मैं करता नहीं। अगर आप सही हैं तो आप सही हैं, आई लेट यू। अगर मेरे जवाब से मुतमईन नहीं है तो ये नहीं होगा कि अली भाई आपको एक सवाल के बाद, आई रादर डू दैट वे। आपको आर्ग्यू करना है, आप आर्ग्यू कीजिए, आपको डिबेट करनी है, आप डिबेट कीजिए, पर हैव लॉजिकल थिंक, हैव समथिंग सेंसिबल। यानी हिम सुनने का हौसला रखें। यू आर मोर देन वेलकम टू डू इट अली भाई, आई थिंक आई एम ऑल फॉर इट। लेट्स डू इट लाइव, लेट्स ब्रिंग पीपल इन। लोग सवाल करते हैं बिल्डिंग ऐसे कैसे गिर गई, आई एक्सप्लेन बिल्डिंग ऐसे कैसे गिर गई। मैं सीआई की जबान बोल रहा हूँ? नहीं, मैं सच्ची जबान बोलता हूँ। मुझे कोई सीआई कोई मैं पे रोल पे नहीं हूँ, डजंट मैटर। मुझे जो बात करनी है वो हक की बात करता हूँ। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे मैं बिलीव करता नहीं हूँ, आई एम अ प्रैक्टिकल गाय। तो मी वर्सेस गूगल, लेट्स पुट इट दिस वे, ये गूगल सर्च वालों एंड वर्सेस मी, लेट्स डू इट दैट वे। आई एम ऑल फॉर इट एनी डे।